अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इस वक्त चूँकि आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो रही है, अदालती इस्लाहात की बात हो रही है, और न सिर्फ अदालती इस्लाहात, इलेक्शन की इस्लाहात भी, और साथ साथ मरदमशुमारी के हवाले से जो पोलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात हो रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मुल्क जो है वो माशी सियासी बहरान का शिकार है। अब बदकिस्मती से इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने नज़र आ रहे हैं। ऐसा तासुर बन चुका है पिछले कई दिनों से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, और ख़ास तौर पे ये जो अब बिल आया इसके ऊपर भी बात की जा रही है कि इसकी जो टाइमिंग्स हैं, फिर ख़ुद जो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से सोमोटो लिया गया उसके ऊपर ज़रा वो फैसला रिवर्स कर गया पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से। अब एक नई बहस छिड़ चुकी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कुछ तारीख़ी बातें भी की हैं, और हुकूमत को, ये जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करवाने की कोशिश की है। माजी में हमने देखा कि किस तरह वकला तहरीक चली, उस तहरीक में कौन कौन उसके बेनिफिशरीज़ थे और किस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब ज़ाहिर इस्लाहात की बात हो रही है, पार्लियामान की जो बालादस्ती है उसकी बात हो रही है, और जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या आपका जो फ्लोर है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बदकिस्मती से ऐसा माजी में नहीं हो सका, और हमारा कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो आइनी मुद्दत भी नहीं पूरी कर सका। इस वाले से एक बड़ा तारीख़ी रेफरेंस है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और मौजूदा जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिसक्वालीफाई करने के लिए अदालत में काला कोट पहनकर पहुँच गए थे। और फिर जब उनको सज़ा हुई, सज़ा को रिव्यू करने की कोशिश की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता इस सज़ा को, मैं रिव्यू में जाऊंगा। तो उस वक्त जनाब उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले घर जाओ, अपनी सीट से उतरो, और उसके बाद आपने इसके ऊपर बात करनी है, फिर आप रिव्यू की तरफ जाएं। तो यही चीज़ें कुछ आज हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। मौजूदा हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है, और क्या ऐसी इस्लाहात हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है हमें प्रेशर में नज़र आ रही है। एहतसाब होना चाहिए, इस्लाहात इनफैक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि जब कोई भी हुकूमत मुद्दत पूरी करने के करीब होती है तो तब ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। 5 साल पार्लियामान के लिए के पास होते हैं। उसमें हमने देखा कि कभी भी शुरू के सालों में, जो कि बड़े अच्छी टाइमिंग होती है कि आप इस्लाहात की तरफ जाएं, आप चाहे वो इलेक्शंस के हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हों, किसी भी इदारे के वाले से हों, लेकिन उनको बिल्कुल एंड तक क्यों लेके जाया जाता है, और उसके बाद फिर चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी तारीखी और अच्छी बातें की। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा तहसीन अब्दी साहिबा। तहसीन साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सीमा अनवर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनाब आसिफ बाजवा साहब हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ है तहसीन अब्दी साहिबा आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं आज, चूँकि इस्लाहात की बात हो रही है और बार बार ये बात होती रही, अब ज़ाहिर है चाहे इलेक्शन की इस्लाहात हों, पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस हुए कंट्रोवर्शियल रहे बदकिस्मती से, आज अदलिया की इस्लाहात की बातें हो रही हैं, फ्लोर पे चीज़ें हुई। अच्छी बात यह है कि फ़्लोर का इस्तेमाल हुआ, हमें किसी जलसे जुलूस के अंदर ये चीज़ें डिस्कशन होती हुई नज़र नहीं आई। ख़ुद आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, तारीख़ी वो रेफरेंसेस भी दे रहे थे। किस तरह देखती हैं मौजूदा इन हालात में, चूँकि दो बड़े इदारे, दो बड़े हाउस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं? कोशिश करेंगे तहसीन अब्दी साहब से हमारा रब्ता बहाल हो, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीमा अनवर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा अनवर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी थैंक यू सो मच। सीमा अनवर साहब, जो मैंने इंट्रो में भी कहा और फिर बदकिस्मती रही हमारी, जब वक्त होता है किसी चीज़ की इस्लाहात का, उस वक्त नहीं होते, और आज हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शंस का वक्त आ रहा है, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस होती हुई नज़र आ रही हैं। दो बड़े इदारे आमने सामने, किस तरह देखती हैं?
देखिए जी, जुडिशल रिफॉर्म्स का तो हमने बहुत सोचा था और हमें करना भी था, लेकिन बदकिस्मती से वाकई हमें कोई रिफॉर्म्स का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। कुछ हमें कोरोना ने जो है वो सर उठाने की हिम्मत नहीं दी। फिर इनके ऑडिट्स, हर डिपार्टमेंट के घपले इस कदर शदीद थे कि उनके ऑडिट्स में ही हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हुआ और उसके बाद तो हमें मौका नहीं दिया गया। अच्छा, जहां तक बात है कि इदारे आमने सामने हो गए हैं, तो ये किसने किए हैं? हमें थोड़ा सा इस चीज को जरूर सोचना है ताकि आइंदा ना हो सके। इस सारे किस्से को देखना जरूर है ठीक कि है। हमारे साथ हुआ क्या है, इस रजीम चेंज के पीछे किस किस का हाथ शामिल था और किस तरीके से जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं। ये तो किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता जो हमारे साथ हुआ है, और होता मुसलसल चला आ रहा है। आप देखिए कि अभी भी हमारे पकड़ धक्कड़ हमारे वर्कर्स की, हमारा अभी लाहौर में जो जलसा हुआ, जिस तरह अदालत ने फैसला दे दिया, उसके बाद हमारे साथ हर रास्ते बंद कर दिए और हर तरीके से नाकाम करने की हमें कोशिश की गई। फिर जिस तरीके से अब हमारा अदालत में केस चल रहा था और उस पर इन्होंने रातों रात अपने जो है वो पार्लियामेंट में इसको चेंज कराने की कोशिश की लॉ को। तो ये देखिए, एक इदारा है, आप अदालतों को इस तरीके से मैदाइन करेंगे तो बाकी मुल्क में क्या रह जाएगा? सही। इनकी सारों की आपको पता कि इनका वतीरा रहा है कि ये हमेशा से अदालतों को थ्रेट करते आ रहे हैं। थोड़ी सी जस्टिस क्यूम की कॉल याद करें, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला याद करें, फिर रफीक तारड़ का ब्रीफ केस लेके भर के नोटों का जो इन्होंने बलोचिस्तान के बेंच खरीदने की कोशिश की, उसको याद करें। ये मतलब हर तरह से ये अदालतों को खराब करते आए हैं। सीमा अनवर साहब, अब इसमें कोई शक नहीं, प्रेशर बिल्ड किया जाता रहा और मैंने इंट्रो में जैसे कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस हमारे सामने है। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद अदालत चले गए थे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़। तो ये तो रहा, जमहूरी ताकतें भी कभी ना कभी किसी दूसरे इदारे के एहलकार बनते रहे और बाद में इस चीज़ का अफसोस भी होता रहा, पछतावा भी हुआ, और ये हमारी बदकिस्मती से 75 साल तारीख में जो बाजवा साहब ने साथ दिया वो गलत था, मैं कहने के जा रही थी। ठीक है, इस दफा न्यूट्रल्स का जो साथ था वो गलत। चले सीमा अनवर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं तहसीन अब्दी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। तहसीन अब्दी साहब, लाइन ड्रॉप हो गई थी, किस तरह देखती हैं आज अच्छी बात की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने, और ज़ाहिर एक उनके अंदर हमने जो माजी के जो वाक़यात हुए वो दोहराते हुए नजर आए। अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। बदकिस्मती से पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जाता रहा माजी में, और उसमें सबसे बड़ा हाथ बाकी इदारों का तो था ही था, ख़ुद जमहूरी जो पार्टियां हैं वो भी अपना इनपुट देती रहीं। तहसीन साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़फ़ीर, हमारे मुल्क की जितनी भी 73-74 साल जो हिस्ट्री है, अगर आप वो हिस्ट्री उठा के देखते रहें तो यकीनन बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क में जो है जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं दिया। पाकिस्तान की पूरी 74 साल हिस्ट्री में जो है वो 35-36 ईयर से ज़्यादा जो है वो आर्मी रिजीम ने भी रूल किया है। यकीनन जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक वे में ही जो है वो रूल होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज अपनी जो है स्पीच में कोट की हैं तमाम चीज़ें। लेकिन मैं अगेन एक बात कहूंगी कि अब तक की हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा अपनी पूरी लाइफ में, इतना इंतशार सियासत में, इतनी बदअमनी, इतना आइन शिकनी हमने कभी नहीं देखी जो इस वक्त मुल्क जो है मुकाबला कर रहा है। आप अभी देखिए जो चीजें हम फेस कर रहे हैं कि मतलब हर चीज को, आइन को मुसलसल तोड़ा जा रहा है, अदलिया को कभी इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी चीफ जब तक खुद लाके सिलेक्शन करके बिठाए गए तो वो बहुत अच्छे थे और एम्पावर्ड भी थे। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जब से उनको निकाला गया है आर्मी चीफ गद्दार भी हो गए, वो एम्पावर्ड भी नहीं थे, वो एक कठपुतली की हैसियत रखते थे। तो ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो हम तमाम लोगों को पता है क्योंकि ये हमारी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह के मुल्क के हालात करके गई है पिछली गवर्नमेंट 3.5-4 साल में, उसकी वजह से जितनी इनस्टेबिलिटी मुल्क में आई है उसको बेहतर होते होते टाइम लगेगा। इतनी जल्दी ठीक होने वाली चीजें मुझे नजर नहीं आती। ठीक कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ें जितनी ज़ाहिर ये कोई पूरी 75 साल तारीख है हमारी और बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन आज भी वक्त है कि हम किसी तरह आगे बढ़ें। वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आ रहा है इस पूरे अमल में? देखिए ज़फ़ीर, हालात तो इस नहज पे पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर आप देखें कि अभी पिछले दिनों जिस तरह इंतशार फैलाया गया, जिस तरह जो है हमारी ही मुल्क की फोर्सेस में वो कोई जिन्होंने इनको फंडिंग की थी, फॉरेन वहाँ की इंडिया की फोर्सेस नहीं थी, इसराइल की फोर्सेस थी, हमारे ही मुल्क के पंजाब की जो पुलिस थी
उस पे जो है वो पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, वो भी आपने विटनेस की होंगी चीजें, स्ट्रेट फायर किए गए। फिर जिस तरह वो दहशतगर्द के जिससे इस मुल्क में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, वो रद्दुल फसाद हो या वो ज़र्ब अज़म के नाम पर हो, कि हमारा जो KPK था, जो वजीरिस्तान था, वो दहशतगर्दों से खाली कर दिया गया था। वो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे 50,000 से ज्यादा मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। APS का वाकया भी आपकी नजर में होगा कि कितने सारे बच्चों को शहीद किया। जब उन दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाया जाएगा, अपनी फोर्सेस पे उनको अटैक करवाए जाएंगे, वो तमाम चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि किस तरह जेलों से छुड़ाया गया अपने अजाइम के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मतलब मजीद इंतशार की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस इंतशार खान से, इस इंतशार की फिजा से जो है पाकिस्तानी अवाम को जो है थोड़ा सुकून दिया जाए, अमन कायम रखा जाए। ठीक, अमन कायम होना भी चाहिए और अमन कायम के लिए तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना इनपुट भी देना होगा। आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। बाजवा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं, आज शहबाज शरीफ साहब भी बता रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं, 11 महीने हो गए हैं, हम दोस्त ममालिक को और जो हमारे जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नाकामी हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। और साथ ही साथ जो फ्लोर का इस्तेमाल है, हमने बड़े दिनों के बाद आज देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी हाजिर हुए। कुछ भी है, शुरू में भी मैंने कहा कि सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की है, होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें पार्लियामेंट से बाहर डिस्कस होती हैं। इस फोरम को और इस फोरम की जो अफादियत है उसको बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्यों अपना इनपुट अब तक नहीं दे सके, और आज बदकिस्मती से पार्लियामेंट के जो फैसले हैं वो हमें अदलिया में होते हुए नज़र आए पिछले 10-11 महीनों में ख़ास तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जब जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि स्टेट के 3 पिलर किताबों में लिखे थे जी, पॉलिटिकल साइंस में भी, कि मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया। अब मुकन्नना का काम है कानून साजी करना, ठीक है, अदलिया का काम है उसका निफाज करना, इंटरप्रिटेशन करना, और अगर कहीं कोई बात रह जाए, कहीं कोई किसी चीज की इंटरप्रिटेशन रहने वाली हो, करने वाली हो, तो वो अदलिया करेगी, और मुकन्ना जो 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 इंतजामिया है वो कानून नाफज करेगी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब देखें, जब जो लोग ये कहते थे कि एक मुल्क में दोहरा निज़ाम नहीं चलना चाहिए, एक मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, और अशराफिया के लिए भी, और आम आदमी के लिए भी जी। लेकिन जब उस शख्स के लिए जिसको आज लाडला कहा जाता है, उस शख्स के लिए जो पैमाना है कानून का वो और होगा, और आपके लिए या मेरे लिए उनका तराजू का पलड़ा और वजन तरीके से करेगा, तो फिर यकीनन बातें होंगी और उंगली उठेगी और बात की जाएगी। आज बेबांगे दोहल पाकिस्तान में इस बात को डिस्कस किया जाता है कि दुनिया के 130 ममालिक जहां पे अदालती निज़ाम राइज है, वहां पे पाकिस्तान का नंबर 126वें नंबर पे है। ठीक है। अदलिया का लेवल जो है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है, जो बेनिफिट्स हैं अदलिया को, वो कहते हैं जो पहले 5 नंबर्स हैं दुनिया में, पहले 5 नंबर्स जो बेनिफिट्स हैं, प्रोटोकॉल है, वो पाकिस्तान की अदलिया का पहले 5 नंबरों में उनका शुमार होता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पहले दूसरे नंबर पे है, बहरहाल मैं कहता हूँ 5 नंबरों पे हमारा शुमार है। ठीक है। तो जब अदलिया को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारा लेवल 126वें मुल्क पे नंबर पे क्यों आ रहा है, उस वक्त तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाजवा साहब ये अचानक कैसे याद आ गया तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, और ख़ासतौर पे आपकी जो इत्तेहादी और आपकी जो हुकूमत है, कि ये कोई लाडला भी है इधर, हमने जो जुडिशल इस्लाहात भी करनी है। बिल्कुल 2013 से 18 तक आपकी हुकूमत थी, आप कर सकते थे। फिर बार बार लाडलों की बातें की जा रही हैं, खान साहब का कहा जा रहा है होंगे खान साहब भी लाडले, लेकिन अब तक की जो तारीख है, बाकी जो आपके साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि सबसे ज़्यादा रिलीफ अदलिया की तरफ से हमेशा आपको मिला,
और उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बात नहीं है। घर भेजने में आपका बड़ा इनपुट था। नवाज शरीफ साहब दिल्ली पहुंच जाते थे और आखिर भिजवा के दम लिया था एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। और ये बदकिस्मती रही कि आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, गिलानी साहब हों, परवेज़ अशरफ साहब, कोई भी हो, वो 5 साल तो पूरे कर ही नहीं सका। देखिए, अगर सुओ मोटो लेना चाहिए तो दिल्लिया को इस बात पे लेना चाहिए कि भाई 5 साल क्यों नहीं पूरे करने दे रहे इनके। अगर सुओ मोटो लेना चाहिए तो इस बात पे लेना चाहिए कि भाई परवेज इलाही साहब जी, आपने किस कानून के तहत, किसके कहने पे क्या हुआ था कि आपने एक वोट से अक्सरियत ली, एक वोट से, सिर्फ एक नंबर से जी, जी, आपने असेंबली, महमूद खान साहब आपने क्यों असेंबली तोड़ दी? क्या इस बात पे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था? मैं समझता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया है, लोगों ने 5 साल के लिए चुनाव बाजू किया साहब है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, खान साहब को भी लोगों ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था। तो आपने जिस तरह आईनी इकदाम किया, तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आए, आपने उनको घर भेजा, इसी तरह इनके पास भी आईनी ऑप्शन था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कोई गैर आईनी कदम तो नहीं उठाया परवेज इलाही साहब ने या महमूद साहब ने? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ सर जी, देखिए, कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। ठीक है। देखिए ना, इस बात पे भी सुओ मोटो नहीं लिया जाना चाहिए कि एक शख्स असेंबलियों से रिजाइन करवा रहा है अपने मेंबरान को और खुद भी सॉरी रिजाइन दिया है। ठीक है। उसके बाद 7 लोगों का बाय इलेक्शन होना है और वो शख्स 7 ही सीटों पे अकेला आदमी खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद जीतता है और जीत जाने के बाद फिर वो कहता है कि मैं रिजाइन दे रहा हूं। तो फिर क्या बात, इस पे सर सुओ मोटो नहीं होना चाहिए। देखें, यही तो वजह है कि जब आप और मैं और मेरे जैसे कई अदर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ जो हैं वो उंगली उठाते हैं और सवाल उठाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे इदारे को कम से कम अदलिया को इस लेवल पे अपना मेंटेन करना चाहिए, अपना जो उनका प्रोटोकॉल है इस हद तक वादे होना चाहिए, उनका किरदार, उनकी बात। वो कहते हैं ना कि जज जो है वो जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। मैं एक छोटी सी बात थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई तो स्पीकर असेंबली असद कैसर साहब ने कहा कि जो हमारे खिलाफ हमारी पार्टी का आदमी वोट देगा उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा और वो डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएगा। ये बात चलते चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब ने, ये रिकॉर्ड की बात है सर जफीर साहब, ये रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स वोट भी कास्ट ना करे और अगर वो वोट कास्ट करे तो उसको गिना भी ना जाए और फिर उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए। ये तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे स्पीकर साहब बात कर रहे हैं? लेकिन फिर आपने देखा, इन कानों ने सुना और इन आंखों ने देखा कि उन्हीं जज साहब ने, ठीक कह रहे हैं बाजवा साहब। लेकिन एक बदकिस्मती है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारी डिस्कशन ज़रा आप वोट लेके असेंबलियों में जाते हैं, वहाँ पे आपने डिस्कस करना होता है, अपने कानून बनाने होते हैं और उस पे अमल भी कराना होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर तो डिस्कस होती ही नहीं है। जब बाहर डिस्कस होती हैं, थर्ड पार्टी के पास मामला जाता है तो उसके पास वहाँ से जो फैसला आता है ज़ाहिर है वो काबिल कबूल नहीं होता पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को। और यही हमारी बदकिस्मती रही। अगर चीज़ें जिस तरह आज डिस्कशन हुई, हम देखते हैं कि सीजनली पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, लेकिन आमतौर पे ये गुफ्तगू नहीं होती जो कि होनी चाहिए। आपको इसी लिए अवाम वोट देते हैं ताकि आप जाएँ, बात करें, इस्लाहात लेके आएँ, चीज़ों को अप टू द मार्क रखें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल टाइमिंग का इंतज़ार किया जाता है, उस वक्त इस तरह के इश्यूज़ हाईलाइट किए जाते हैं और फिर बाद में वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। ये सारा मामला क्यों इस तरफ चला जाता है और क्यों आज भी पाकिस्तान की जो जमहूरियत के लिए जंग लड़ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी अपना इनपुट टाइम देख के क्यों देती हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो साल उसके ऊपर काम क्यों नहीं करती हैं और पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में अपना इनपुट क्यों नहीं देती? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।